हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 21 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामबाबू हरित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कुपोषित बच्चों के लिए एक विशेष अभियान चलाए जाने की पहल की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है, महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है, उन्हें फ्लाइंग सिख नाम किसने दिया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय सेना ने किस आयु वर्ग के बीच सैन्य पुलिस में नेपाली महिलाओं के लिए रिक्तियां खोली हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 16 से 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयर बुक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश के पास अनुमानित 13,080 वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक हिस्सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूस और अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा महिला स्पर्धा में स्वर्ण किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूबीना फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोरेट का उद्घाटन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुणे। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में सरकार ने आशीष चांदोरकर को 3 साल के लिए निम्न में से किसके भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, WTO। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने लोगों को उत्तर प्रदेश भाषा सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 10, सी है 15 और डी है 20। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की ओर से भाषा के क्षेत्र में साहित्यिक विनिमय, सौहार्द, समन्वय स्थापित करने के लिए प्रदेश के 15 उत्कृष्ट रचनाधर्मी विद्वानों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश भाषा सम्मान 2020 से प्रदेश के 5 और शब्द शिल्पी सम्मान से 10 विद्वानों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश भाषा सम्मान से लखनऊ के पंकज प्रसून, आगरा के डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल, रायबरेली के डॉक्टर उन्नत बहादुर सिंह, संत कबीर नगर के डॉक्टर अमित भारती और कानपुर के डॉक्टर अमित मल्ल शामिल थे। तो दोस्तों ये जो 5 नाम हैं ये उत्तर प्रदेश 2020 के भाषा सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। और इसके अलावा शब्द शिल्पी सम्मान 2020 से 10 विद्वानों को सम्मानित किया गया है, तो वो भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस शहर में वरुणा और 80 नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है? ऑप्शन नंबर ए है हरिद्वार, बी है वाराणसी, सी है कानपुर और डी है प्रयागराज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाराणसी में वरुणा और 80 नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है। नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस उद्देश्य के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन किया। वरुणा गंगा संगम पर फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या 71 मिलियन प्रति 100 ml पानी यानी गंगा जल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाराणसी में वरुणा और 80 नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है। और NGT के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल ये वर्तमान में
एनजीटी के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश के हर जिले में ओवरसीज ट्रेड प्रमोशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है केरल, सी है बिहार और डी है उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। यूपी से देश और विदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार हर जिले में ओवरसीज ट्रेड प्रमोशन और फैसिलिटेशन सेंटर बनाएगी। सभी जिलों में बनने वाले इन केंद्रों में समन्वय के लिए एक सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाए जाने की योजना एमएसएमई विभाग ने तैयार की है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इन सेंटर्स के बनने से निर्यात में 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी, वहीं लगभग 4000 लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में हर जिले में ओवरसीज ट्रेड प्रमोशन और फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है। और दोस्तों ये इसका उद्देश्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश में देश और विदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऐसा फैसला किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में टेस्ट डेब्यू पर किसी भारतीय महिला क्रिकेटर द्वारा 96 रन बनाकर सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ऑप्शन नंबर ए है पूनम राउत, बी है अरुंधति रेड्डी, सी है शेफाली वर्मा और डी है दीप्ति शर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने टेस्ट डेब्यू में किसी भारतीय महिला क्रिकेटर द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शेफाली ने 17 जून 2021 को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड महिला के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू पर 96 रन बनाए। उन्होंने चंद्रकांता कौल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में 75 रन बनाए थे। वे टेस्ट डेब्यू में छक्का लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बनी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो बल्लेबाज हैं शेफाली वर्मा, इन्होंने टेस्ट डेब्यू में किसी भारतीय महिला क्रिकेटर द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा है और इन्होंने 17 जून 2021 को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड में महिला के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू पर कितने रन बनाए, तो 96 रन इन्होंने बनाए हैं। और दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट डेब्यू में छक्का लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये जो है शेफाली वर्मा के नाम ये रिकॉर्ड भी दर्ज है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं क्रिकेटर शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है 25वां, बी है 30, सी है 40 और डी है 43। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 43वां। प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत ने 43वां स्थान बनाए रखा है। 64 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, जबकि स्वीडन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, डेनमार्क तीसरे स्थान पर आ गया है और नीदरलैंड ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है। UAE और USA पिछले साल की तरह 9वें और 10वें स्थान पर बने हुए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का 43वां स्थान रहा है। और इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको और भी जो रिपोर्ट जारी की गई हैं वो ध्यान रखनी है। जैसे अभी हाल ही में कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी, तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी, तो उसमें भारत की रैंकिंग थी 67 यानी 67 और पहले स्थान पर था उसमें स्विट्जरलैंड। और इसके साथ ही अभी हाल ही में विश्वदाता सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई। कौन सा है, विश्वदाता सूचकांक की रिपोर्ट जो है जारी की गई, उसमें भारत की रैंक कितनी रही है, तो उसमें भारत की रैंक रही है 14वीं। और जो पहले स्थान पर है वो कौन सा देश है, तो इंडोनेशिया उसमें पहले स्थान पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया पहले स्थान पर है। और दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 जारी किया गया, यानी दुनिया भर में रहने के उद्देश्य से कौन सा शहर सबसे अधिक उपयुक्त है, तो उसमें जो है कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा था, तो ऑकलैंड उसमें पहले स्थान पर ये शहर रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर हर्षवर्धन,
बी है एंटोनियो गुटेरस, सी है शिंजो अबे और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में एंटोनियो गुटेरस को नियुक्त किया है। संयुक्त परिषद ने सर्वसम्मति से उनके नाम की सिफारिश की। गुटेरस का दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो फिर से एंटोनियो गुटेरस को नियुक्त कर दिया गया है और इनका जो कार्यकाल है ये दूसरा कार्यकाल है और ये 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और दोस्तों हर वर्ष यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है, 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई कहाँ पर थी, तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस ये अध्यक्ष यानी महासचिव नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं द्वारा डायनासोर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों के निशान कहाँ खोजे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है मैक्सिको, बी है थार मरुस्थल भारत, सी है सऊदी अरब और डी है कैंट यूनाइटेड किंगडम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कैंट यूनाइटेड किंगडम। शोधकर्ताओं द्वारा डायनासोर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों के निशान कैंट यूनाइटेड किंगडम में खोजे गए हैं। यह निशान लगभग 110 मिलियन वर्ष पहले यूनाइटेड किंगडम में पाए जाने वाले अंतिम डायनासोरों के हैं। ये पैरों के निशान यूनाइटेड किंगडम के बंदरगाह शहर कैंट में चट्टानों में पाए गए जीवाश्मों से खोजे गए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में डायनासोर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों के निशान जो है वो खोजे गए हैं। तो वो कहाँ पर खोजे गए हैं, कैंट यूनाइटेड किंगडम में ये निशान खोजे गए हैं। और ये जो निशान है ये लगभग 110 मिलियन वर्ष पहले के यूनाइटेड किंगडम में पाए जाने वाले अंतिम डायनासोरों के हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर ए है 2022, बी है 2023, सी है 2024 और डी है 2025। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2024। केंद्र ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों की मौत को रोकने में कारपोरेट्स की भूमिका पर एक आभासी सत्र को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। यह जून 2021 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केंद्र ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। और इसकी घोषणा किसने की है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, अरुणांक, वर्तक, ब्रह्मांक, उदयक, हिमांक और संपर्क परियोजनाओं का संबंध निम्नलिखित में से किस परिवहन से है। ऑप्शन नंबर ए है रेल परिवहन, बी है जल परिवहन, सी है वायु परिवहन और डी है सड़क परिवहन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सड़क परिवहन। अरुणांक, वर्तक, ब्रह्मांक, उदयक, हिमांक और संपर्क परियोजनाओं का संबंध सड़क परिवहन से है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 17 जून 2021 को उत्तरी और पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा निर्मित 12 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया। ये सड़कें असम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बनाई गई हैं। सड़कों का निर्माण BRO की अरुणांक, वर्तक, ब्रह्मांक, उदयक, हिमांक और संपर्क परियोजनाओं के तहत किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो परियोजनाएं हैं, अरुणांक है, वर्तक, ब्रह्मांक, उदयक, हिमांक और संपर्क परियोजना, ये किससे संबंधित है, तो इनका संबंध सड़क परिवहन से है। ये आपसे पूछा जा सकता है।
तो ध्यान रखना है सड़क परिवहन से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फ्यूजन रिएक्टर के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक प्राप्त करने के लिए तैयार है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है जापान और डी है इटली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। फ्रांस फ्यूजन रिएक्टर के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक प्राप्त करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य सूर्य को शक्ति देने वाली प्रक्रिया को दोहराना है। सेंट्रल सोलेनॉइड नामक शक्तिशाली चुंबक एक विमान वाहक पोत को हवा में 6 फीट ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। इस कृत्रिम चुंबक की ताकत धरती की मैग्नेटिक फील्ड से 2,80,000 गुना ज़्यादा है। चुंबक की अवधारणा, डिज़ाइन और निर्माण जनरल एटॉमिक्स द्वारा किया गया है। यह चुंबक 18 मीटर लंबा और 4.2 मीटर चौड़ा होगा। एक बार पूरी तरह से निर्मित होने के बाद इसका वजन लगभग 1000 टन होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस जो है वो फ्यूजन रिएक्टर के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक प्राप्त करने के लिए तैयार है। और ये जो चुंबक है इसका उद्देश्य क्या है? तो सूर्य को शक्ति देने वाली प्रक्रिया को दोहराना इसका उद्देश्य है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो मैग्नेट है इसका मकसद क्या है? तो पृथ्वी पर सूरज के स्तर की एनर्जी का निर्माण करना इस मैग्नेट का मकसद है। और दोस्तों अगर इसकी कीमत की बात की जाए, ये जो मैग्नेट है इसे बनाने में 24 बिलियन, कितना आपको ध्यान रखना है, 24 बिलियन डॉलर, 24 बिलियन डॉलर यानी लगभग 17 खरब रुपए इसको बनाने में लागत आई है। और ये जो है धरती पर फ्यूजन एनर्जी पैदा करेगी और इस मशीन को धरती का सूरज भी कहा जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुंबक है इसे धरती का सूरज भी कहा जा रहा है। और इसका आप अनुमान इस तरह से लगा सकते हैं, इसकी शक्ति का 1000 फीट लंबे और 1 लाख टन के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी जमीन से 6 फीट ऊपर उठाने में ये सक्षम होगा। तो इस तरह से आप इसकी ताकत का भी अनुमान लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चुंबक है ये किस देश को प्राप्त होने वाली है? तो ये फ्रांस को प्राप्त होने वाली है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो चुंबक है इसे बनाने को लेकर के चीन है, जापान, कोरिया, भारत, रूस, यूके और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से भी फंडिंग ली गई है। तो इन सभी देशों का भी इसमें योगदान है। और ये मशीन अब किसे प्राप्त होने वाली है? तो ये फ्रांस को प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों ये थे 21 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, जसवंत सैनी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 125, बी है 120, सी है 135 और डी है 140। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।